और भाई सब सही। तो आई होप आप सभी सही हो। तो आज मैं लेकर आया हूँ सेमीकंडक्टर के 1 पेज शॉर्ट नोट्स। इसे अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका बहुत ही कम देरी में सेमीकंडक्टर पूरा कवर हो सकता है, पर शर्त है एक बार आप ढंग से पहले से डिटेल में पढ़कर आए हो सेमीकंडक्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम लॉजिक गेट से। सबसे पहले हम डील करेंगे बफर गेट। बफर गेट क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, एक प्लेन वायर होता है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा, प्लेन वायर है, तो उसका मतलब वो बफर है। अगर हम एक तरफ ए भेजेंगे तो हमें दूसरी तरफ भी ए ही मिलेगा, मतलब कुछ भी अंतर नहीं आया। ठीक है, नॉट गेट पर आते हैं। नॉट गेट क्या होता है? ये बिल्कुल ही फंक्शन को अपोजिट कर देता है। ठीक है, कैसे? अगर हम एक तरफ ए भेजेंगे तो हमें दूसरी तरफ बी मिलेगा। तो अब हम आते हैं अच्छे वाले गेट्स पर, मतलब जिनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? इसमें जब ए एंड बी, ध्यान से सुनिए, ए एंड बी दोनों ही 1 होंगे तो तब जाकर मतलब रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर ए है वो 0 है, यहाँ पर 0 है तो आंसर 0। ठीक है, यहाँ पर ए है 0 एंड बी है 1 तो आंसर 0। ए है 1 बी है 0 तो भी आंसर 0। लेकिन जब ए भी 1 है एंड बी भी 1 है तब जाकर 1 आया। तो मैंने इसे इस तरह से याद रखा था, जब ए एंड बी, ध्यान से सुनिए, ए एंड, ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बी, यही आपको याद दिलाएगा कि ये एंड गेट की बात हो रही है। ठीक है, एंड, ए एंड बी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं और गेट क्या होता है। इसे मैंने किस तरह से याद रखा था? सेम जैसे मैंने एंड गेट याद रखा था, इसको भी मैंने वैसे ही याद रखा था। ए और बी कोई भी 1 हो तब भी आंसर 1 ही आएगा, मतलब कुछ भी 1 हो इन दोनों में से। देखिए ज़रा, यहाँ पर ए 1 है, यहाँ पर A1 है, यहाँ पर B0 है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी, और का मतलब क्या होता है? अथवा, या तो ये या फिर ये, तो इनमें से कोई भी 1 हो आंसर 1 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस वाले कंडीशन में B1 है और A0 है, लेकिन इनमें से कोई भी हो सकता है 1, तो इसलिए B था तो ये यहाँ पर 1 आ गया। लेकिन अगर दोनों ही 0 हैं तो आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा कवर हो गया। अब बात करते हैं नैंड गेट के बारे में। तो नैंड गेट मैंने कैसे याद करा था, ध्यान से सुनिएगा। नैंड बिल्कुल अपोजिट होगा और का, और नॉर जो होगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा एंड का। मतलब ये असलियत में तो और का उल्टा होता है नॉर, और एंड का उल्टा होता है नैंड, है ना। एंड जो होता है ना, इसमें वो नेगेटिव चीज़ डिनोट करता है, जैसे और, तो मतलब नेगेटिव और नैंड नेगेटिव एंड। लेकिन आप इस तरह से इसको ध्यान मत रखो, क्यों, वो आपको अभी पता चल जाएगा। ज़रा आप इनकी ट्रुथ टेबल पर ध्यान दो, किस किस की, और की और नैंड की। आप देख पाओगे ये जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, असलियत में नैंड का उल्टा एंड होता है, पर आप इसको बिल्कुल याद मत रखो, नैंड का उल्टा और याद रखो। इससे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। आपको क्या है, आराम से पता है कि और की ट्रुथ टेबल क्या होती है, कि वह ए और बी दोनों में से कोई भी अगर हाई फंक्शन होगा, डेट इज़ 1 होगा, तो आंसर हमारा हमेशा 1 ही आएगा, मतलब हाई रहेगा। लेकिन उसका जस्ट उल्टा होता है नैंड। 1, वो आई एम सॉरी, ए और बी इनमें से कोई भी लो होगा तो आंसर हाई आएगा। ठीक है, और सिमिलरली आप एंड और नॉर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस एनालॉजी को याद रखेंगे ना, तो आपके मुंह जवानी आराम से प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम एक्स और गेट पर। ठीक है, एक्स और गेट एनसीईआरटी में गिवन तो है नहीं, फिर भी आप इसका एक्सप्रेशन ध्यान दे लीजिए इस पर, है ना। तो इन सभी के सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और अब सीधा बढ़ते हैं हम डी मॉर्गन थ्योरम पर। तो ये क्या कहती है डी मॉर्गन थ्योरम? कुछ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है ये। इसमें हमें करना होता है प्लस को तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को प्लस। दूसरा इसका क्या होता है, जो हमारे पास बड़ा बार होता है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, और जो हमारे स्प्लिटेड बार रहते हैं उसको हम एक बार में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे आप एग्जांपल से समझिए, जैसे हम a प्लस बी बार है,
इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे ए इंटू बी और दोनों पर सेपरेटली बार। हमने करा क्या, प्लस को तो कन्वर्ट कर दिया इनटू में, ठीक है, और ये जो एक सिंगल बार था इसको हमने तोड़ दिया ऐसे ऐसे। तो कितना इजी है ये, है ना। तो डी मॉर्गन थ्योरम काम किस लिए आती है, सिंप्लीफाई करती है एक्सप्रेशन को। कभी कभार जैसे हमें जो गेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन होता है तो उसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। ये कि भाई ये कौन सा गेट है, इसलिए तो उस गेट को पहचानने के चक्कर में हम इस डी मॉर्गन थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो बहुत ईजी है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल देखें, इसमें क्या कह रखा है कि a इंटू बी है और इसके एक्सप्रेशन के ऊपर पूरा एक बड़ा सारा बार है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर कर कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और दोनों का सेपरेट बार, ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि a बार प्लस, ये एक सेकंड अच्छा एक बार एग्जांपल लेते हैं, इसे रहने दीजिए। ए बी है, इसके ऊपर बार है, प्लस है ए प्लस बी बार। तो आप इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी। तो ये वाला जो अड़चन पैदा कर रहा था हमने इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे, हमने इसके इंडिविजुअल बार में तोड़ दिया, इस बड़े बार को हमने दो छोटे छोटे बार में तोड़ दिया, और जो इसके बीच में इनटू का साइन था ये इसको हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। तो हम इस थोड़े कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो काम आ जाती है डी मॉर्गन थ्योरम, तो आप इसे याद रखिएगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इस सब चीज़ों को इरेज कर कर। फंडामेंटल और यूनिवर्सल गेट्स, ये तो यार ठीक है याद करने पड़ते हैं, ठीक है। फंडामेंटल गेट्स वो होते हैं जो कि फंडामेंटल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे नॉट होता है वो इन्वर्स परफॉर्म करता है, और होता है वो एडिशन परफॉर्म करता है, और एंड होता है वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं, तो इन तीनों को ये फंडामेंटल गेट्स परफॉर्म करते हैं। यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, वो जो गेट्स होते हैं यूनिवर्सल, वो कोई सा भी गेट्स बना सकते हैं, और वो होमोजीनस और होते हैं। जैसे हम नॉर, केवल नॉर से हम सारे गेट्स बना सकते हैं, ठीक है। हम नैंड से सारे तरह के गेट्स बना सकते हैं, पर हम नॉट से हर तरह का गेट्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो नॉर और नैंड क्या होते हैं, हमारे पास यूनिवर्सल गेट होते हैं, ठीक है। और डी मॉर्गन थ्योरम का आप एक तरह से एक एग्जांपल और कर सकते हैं, वो एक्सॉर पर लगा सकते हैं। एक्सॉर का एक और एक्सप्रेशन होता है ना, ये जैसे मैंने लिख रखा है ना, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और भी ज़्यादा। कुछ लोग उस वाले एक्सप्रेशन को याद रखते हैं, मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को याद किया था, ठीक है। तो आप उसे घर पर ज़रूर ट्राई करिए। अच्छा, एक MCQs के लिए एक नोट मैंने बनाया है यहाँ पर। क्या है वो नोट, वो ये है कि सिंगल इनपुट नॉर एंड नैंड इज़ नॉट। मतलब अगर आपको कोई भी सिंगल इनपुट नॉर या फिर नैंड दिख जाए तो आप उसे नॉट गेट की तरह ट्रीट करिएगा। ये जो नोट है ये आपका बहुत ज़्यादा समय बचाता है, ठीक है। तो अगर आप स्पेशली कोई भी MCQ एग्ज़ाम के लिए टारगेट करते हो, जैसे मेंस हुआ, नीट हुआ, तो आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। सिंगल इनपुट का मतलब क्या होता है आई एम सॉरी, सिंगल इनपुट का मतलब होता है कि इस तरह से इस जगह से भी हमारे पास एक पर्टिकुलर इनपुट आया है और दूसरी जगह से भी वही इनपुट आया है। जैसे यहाँ पर ए बी आया है तो यहाँ पर भी ए बी गया, और इस तरह से भी, इस तरफ से भी ए बी गया। तो ये बिल्कुल अपोजिट कर रहा है, जो गया है दोनों तरफ से उसका बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम सेमीकंडक्टर के सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक, डेट इज़ ट्रांजिस्टर पर। ट्रांजिस्टर यार बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन अगर हम इसे MCQs के प्रोस्पेक्टिव से डील करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक हो जाता है। अगर आप इसकी डिटेल देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। हमें पता है बोर्ड में तो आता नहीं है, तो हम इसे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा देखेंगे भी नहीं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम सीधा इसे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करते हैं। तो देखिए, emitter is a default reference with respect to current and base current and collector current. Base current and collector current is always opposite to emitter current. ओके ठीक है।
तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि जो इमीटर होता है वो हमेशा हमें रेफरेंस लेना होता है। रेफरेंस लेंगे कैसे, वो एक्चुअली क्या है, आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में इमीटर की ही करंट की डायरेक्शन देगा। इमीटर से ही हमें रेफरेंस लेना है। अगर आपको कोई भी ट्रांजिस्टर का डायग्राम बनाकर देता है ऐसे, और उसने ऐसे मार्क कर दिया, तो इसका मतलब है ये वाला पोर्शन जो है ये इमीटर है। उसने कहा नहीं है पर ये रेफरेंस होता है, ठीक है। तो आप इसे पहले तो ये समझो। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, वो ये कह रहा है कि जो बेस करंट होता है और जो कलेक्टर करंट होता है वो इमीटर करंट के हमेशा अपोजिट होता है। जैसे आप इस वाले केस में देखिए, ये इमीटर है, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, मतलब ट्रांजिस्टर छोड़ के जा रहा है, इसका करंट आई ई छोड़ रहा है ट्रांजिस्टर। लेकिन जो आई सी होगा वो घुस रहा है ट्रांजिस्टर के अंदर, और आई बी है वो घुस रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो ट्रांजिस्टर होता है जिससे निकल रहा होता है करंट इमीटर से, ये इमीटर से जो करंट निकल रहा है इसे हम बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। वहीं दूसरी ओर जहाँ पर ट्रांजिस्टर के अंदर घुस रहा होता है करंट, ठीक है, वो पी रहा होता है करंट, पी पी, तो उसे बोलते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो बहुत ईजी है इसको याद करना। तो अगर करंट निकल रहा है तो वो है हमारे पास एन पी, एन निकल रहा, एन एन निकल रहा, और पीना पी रहा है उसके इमीटर से अंदर जा रहा होगा, तो उसे हम बोलेंगे पी एन पी। तो आइए एक बार हम ड्रॉ भी कर लेते हैं पी एन पी में कि कलेक्टर और बेस की डायरेक्शन क्या होगी। देखो इसके अंदर जा रहा है इमीटर के अंदर, तो इन दोनों के अंदर से बाहर आ रहा होगा करंट, ऐसे ये होगी इन दोनों के करंट की डायरेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये डोपिंग का ऑर्डर है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इमीटर में डोपिंग होती है, देन कलेक्टर में, देन बेस में। और इनके करंट का ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या होता है, इमीटर का करंट ज़्यादा होता है सबसे, देन कलेक्टर का करंट होता है, देन बेस का करंट होता है। और एक इनके साइज़ का होता है, साइज़ का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं। चाहे तो आप इसे यहाँ पर खाली जगह पर नोट भी कर सकते हैं, इस खाली जगह पर, जब आप अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक यूनिवर्सल इक्वेशन को देखते हैं। ये हर ट्रांजिस्टर में एप्लीकेबल होती है। क्या होता है ये इक्वेशन, ये होता है इमीटर का करंट इक्वल्स टू कलेक्टर का करंट प्लस बेस का करंट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक नोट की तरफ। नोट क्या कहता है, इन एवरी फॉर्मूला ऑफ ट्रांजिस्टर हमेशा आउटपुट ऊपर होगा और इनपुट नीचे होगा। मतलब आउटपुट बटे इनपुट ये हर फॉर्मूले पर लगता है, ठीक है। आउटपुट को हम लोड भी कहते हैं, तो लोड बटे इनपुट भी कह सकते हैं। और ध्यान दो मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, मैंने यहाँ पर और कर कर अपोस्ट्रोफी इसके अंदर कुछ लिखा नहीं, इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, हमेशा आउटपुट बटे इनपुट होता है। अब जो भी मैं आपको फॉर्मूले बताने वाला हूँ वो आउटपुट बटे इनपुट ही होगा। इस ट्रिक का दूसरा जो पॉइंट है वो है लर्न ईबीसी। ईबीसी क्या होता है, ये एक ऑर्डर है, क्या, इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर। आप इस ऑर्डर को याद रखना, ठीक है। और जो भी कॉमन होता है उसको हम छोड़ देंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका मतलब लाइन का क्या है, बहुत सारे तरीके के हमारे पास ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, ठीक है। तो अपने जो सिलेबस में है ना वो कॉमन इमीटर है, लेकिन कभी कभार हमारे पास कॉमन बेस भी आ जाता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ कॉमन हो जाती है उसको हम छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं का मतलब क्या है, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अरे ये तो वही बात है, छोड़ने का मतलब तो आपने बताया नहीं सर। तो छोड़ने का मतलब आपको मैं ढंग से बताता हूँ। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं कॉमन इमीटर के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला होता है आउटपुट बटे इनपुट। तो कॉमन इमीटर है तो देखो यहाँ पर तो होगा इनपुट और ये है आउट। लेफ़्ट वाली साइड में तो हम चीज़ें डालते हैं, ठीक है, और राइट से निकाल लेते हैं। ये भी आपको एनालॉजी याद रहनी चाहिए कि ये वाली साइड तो इनपुट वाली साइड होगी, ये वाली साइड आउटपुट वाली साइड होगी। कॉमन इमीटर में अगर मैं बात करूँगा तो कॉमन इमीटर में कॉमन क्या है, इमीटर है। तो आउटपुट बाय इनपुट को हम बताओ क्या लिखेंगे, बेस
बाय कलेक्टर, ठीक है। और अगर हम बात करें, हम कॉमन बेस में आउटपुट बाय इनपुट को क्या लिखेंगे, हम उसमें लिखेंगे इमीटर बाय कलेक्टर, क्योंकि कॉमन तो बेस है, तो बेस तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो इस साइड का फिर क्या है, इस साइड तो फिर इनपुट में वही है इमीटर, और आउटपुट की तरफ कलेक्टर है। अगर हम कॉमन कलेक्टर की बात करें तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इमीटर बाय बेस। समझ में आई बात? तो आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में आ गई हो तो कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, उनको देखो। करंट गेन, करंट गेन क्या होता है, करंट का आउटपुट बटे करंट का इनपुट। ये मैंने डेल्टा क्यों लगाया, डेल्टा क्या इसलिए होता है कि कभी कभार क्या चेंज दे देते हैं, ज़्यादातर नहीं देते। अगर चेंज दे दे तो उसको पहले तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेना, उसके बाद आउटपुट बाय इनपुट वही करना है। अगर 2-4 वैल्यू दे रखी हैं तो पहले तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेना, और सेम ही इनपुट के लिए ऐसे कर लेना, उन दोनों को फिर डिवाइड कर लेना। अगर इंडिविजुअल दे रखे 2 ही वैल्यू दे रखे हैं तो उनको सीधा आउटपुट बाय इनपुट कर देना। तो अगर हम कॉमन इमीटर की बात करें तो डेल करंट ऑफ कलेक्टर बटे डेल्टा करंट ऑफ बेस भी हो सकता है, आउटपुट और इनपुट बटे इनपुट का ही अथवा, ठीक है। एक नई टर्म होती है हमारे लिए, वो क्या होती है, वो होती है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज आउट बटे वोल्टेज इनपुट, ठीक है। और ये जो माइनस साइन होता है वो क्या होता है, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली चलो उसको डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि हमें पढ़ना तो है नहीं। तो ये वैसे फेज चेंज को डिनोट करता है, 180 का फेज डिफरेंस होता है आउटपुट और इनपुट में, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव साइन आ जाता है। अब ये दूसरा फॉर्मूला क्या है, माइनस बीटा इंटू आर एल बाय आर इन। तो देखो यार, ये कुछ नहीं है, आप इसे इस तरह से याद रखो कि जो ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर। वी इक्वल्स टू आई आर ही तो होता है। वी होता है वोल्टेज, आई होता है करंट, आर होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम करंट गेन को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। आपने इसी फॉर्मूले में देखा है बीटा होता है करंट गेन। तो करंट की गेन की जगह तो हमने करंट की जगह तो हमने करंट गेन लिख दिया। रेजिस्टेंस की, इसे हम रेजिस्टेंस गेन कहते हैं। आर एल होता है आउटपुट, ही है एल का मतलब लोड। लोड और आउटपुट एक ही बात होती है। तो ठीक है, आउट ओ यू टी आउट बाय आर इन। तो वोल्टेज गेन इंटू सॉरी करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन इक्वल्स टू वोल्टेज गेन। तो आप इसे ओम्स लॉ की एनालॉगी से याद रख सकते हो, वोल्टेज गेन के फॉर्मूले को, है ना। तो बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं सारे के सारे। अब बात करते हैं पावर गेन की। पावर होता है वोल्ट इंटू करंट। वोल्ट इंटू करंट होता है, तो आप उसे इस एनालॉगी से, बिल्कुल आप इसे एनालॉगी से इसे याद रख सकते हो वोल्टेज गेन को, ठीक है। और एल्फा क्या होता है, इसको हम अभी डील करेंगे। पहले आप ट्रांस कंडक्टेंस देख लो। ट्रांस कंडक्टेंस क्या होती है, ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। ट्रांस का मतलब होता है, उससे हमें मतलब नहीं है। ट्रांस का मतलब क्या होता है, उससे हमें मतलब नहीं है। कंडक्टेंस पर आओ। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो उसकी आप यूनिट तो ऐसे ही याद रख लेना। इसकी यूनिट होती है हमारे पास 1/ओम। इसे मोहो भी कहते हैं, ठीक है, मोहो कहते हैं इसे, मोहो। तो फिर इसके फॉर्मूले कैसे याद रखें यार, इसका कोई भी ट्रिक नहीं होती है ना। बीटा बटे आर इन, इसे आप याद रख लेना। ए और ये वोल्टेज गेन बटे आर आउट, ये काम आ जाते हैं ना, शॉर्टकट याद रखना इन फॉर्मूले को। बस इनको ये 2 मैं रटने को कह रहा हूँ, बाकी की मैंने आपको ट्रिक बता ही दी है। और मैंने आपको बता ही रखा, इसको कैसे याद रखें, इसे लॉजिक से याद रख लो, जो मैंने आपको बताया था ट्रिक में, जो बताया था आपको मैंने। जो करंट होता है वो, जो भी ट्रांजिस्टर के फॉर्मूले होंगे वो आउटपुट बटे इनपुट होगा। अब इसमें हमने बोल दिया ट्रांस कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में क्या होगा, हमें 1/ओम बनाना है, ठीक है, 1/ओम बनाना है। तो इसका मतलब हमें वोल्टेज को, ओम में क्या होता है, वी, ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट, ठीक है। आर बराबर होता है हमारे पास V/I, ठीक है। तो वोल्ट बाय एम्पियर होता है। तो इस बार हमें क्या करना होगा, एम्पियर बाय वोल्ट करना होगा। एम्पियर वोल्ट बटे वोल्ट करना है, तो हमें पहले करंट लिखना पड़ेगा और नीचे वोल्टेज। और जैसा हमें पता है कि हमें हमेशा ऊपर आउटपुट लिखना रहता है, तो आउटपुट आ जाएगा, नीचे हमेशा इनपुट लिखना होगा तो इनपुट आ जाएगा। तो इसको तो आप इस तरह से समझ सकते हो। लेकिन आपको ये जो इसके आगे का एक्सप्रेशन, आप इसे चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो हाथों हाथ ही, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इसे आप याद ही कर लेना। और अभी हम एल्फा पर आते नहीं, अभी तो हम इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर, ज़्यादा इस पर दिमाग मत लगाना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे अगर पूछ ले फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या लिख देना,
आप इस वाले फार्मूले से निकाल लेना फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो इस वाले फार्मूले से नहीं आएगी। फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करना, ओमेगा पहले निकाल लेना, बटे 2 पाई कर देना लास्ट में उसका। ओमेगा का फॉर्मूला वही है, आपने इस वाले फार्मूले को ईएमआई में भी देख रखा है, एसी में भी देख रखा है, तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है। वही वाला फार्मूला सेम टू सेम हमारा ट्रांजिस्टर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी डिनोट करता है। ठीक है, इसमें एल क्या होता है, कैपेसिटेंस, सी क्या होता है, सॉरी एल होता है इंडक्टेंस, और सी होता है हमारे पास कैपेसिटेंस। तो आगे बढ़ते हैं हम और एल्फ़ा पर बात करते हैं। पहली बात तो ये है नहीं मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में, अगर होगा भी तो लेकिन इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको। एल्फ़ा होता है हमारे पास करंट गेन फॉर द कॉमन बेस। एक्चुअली हमारे सिलेबस में केवल कॉमन इमीटर रहता है, ठीक है, लेकिन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर के अलावा भी हमारे पास एक कॉमन बेस ट्रांजिस्टर होता है, उसके लिए जो करंट गेन होता है, जो हमने बीटा डिफाइन करा था, एक कॉमन बेस वाले में इसे हम अल्फ़ा कह देते हैं। ठीक है, तो इनके रिलेशन आ सकते हैं अल्फ़ा और बीटा का। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या आ सकता है, ये आ सकता है कि अल्फ़ा सिंपल ही निकाल लो, तो इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, मैं आपको इमीटर बेस कलेक्टर मैंने आपको बता ही रखा है। तो इस वाले में फिर हमारे पास कैसा होगा, देखो आउटपुट जो होगा हमारे पास वो इमीटर बेस कलेक्टर। तो इस वाले में हमारे पास आउटपुट क्या होगा, आउटपुट बटे इनपुट होता है हमेशा। आउटपुट हमारे पास ये होगा, इनपुट हमारे पास ये होगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि कॉमन तो बेस है, तो ये तो कट ही जाएगा। कटेगा क्यों, क्योंकि जो भी चीज़ कॉमन होती है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। तो इस तरह से सी बटे, यहाँ पर बी नहीं आएगा, ये बी गलत लिख रखा है, यहाँ पर ई आएगा। ई है कॉमन बेस में, यहाँ पर बी नहीं आएगा, ई आएगा। करेक्ट कर लेना प्लीज़ यार, है ना, नोट्स में ये मैंने गलत करवा रखा है, सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं अब बैंड थ्योरी पर आ जाते हैं। तो यार ये सब चीज़ें रटने की होती है, इसमें ज़्यादा सोच विचार मत करना। कंडक्शन बैंड क्या होता है, जहाँ पर हमारा वैलेंस बैंड ख़त्म होता है, उसके जस्ट एक नंबर ऊपर वाला बैंड जो होता है वो कंडक्शन बैंड होता है। तो इसमें कुछ कंडक्टिंग पार्टिकल्स या तो होल या फिर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अगर 0 केल्विन के हम ऊपर बात करें तो हर बार ही रहते हैं। ठीक है, और जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, वैलेंस बैंड क्या होता है पहले इस पर बात करते हैं। जो जहाँ पर भी हमारे एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन में आखिरी शेल जो भी होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे वैलेंस बैंड कहते हैं। इन दोनों का जो भी एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। अच्छा, फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल ये होता है कि वो लास्ट लेवल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जहाँ पर भी आखिरी लेवल मौजूद होंगे इलेक्ट्रॉन, उसको हम फर्मी लेवल कहेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम एन टाइप और पी टाइप कंडक्टर पर। तो एन टाइप कंडक्टर सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, आई एम सॉरी कंडक्टर नहीं था, सेमीकंडक्टर था। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें इम्प्योरिटी होती है एन, मतलब नाइट्रोजन फैमिली के, NPAR, आर्सेनिक वगैरह इनकी। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होते हैं कैरियर के रूप में, और पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज होता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है चीज़ें। अब बात करते हैं हम पी टाइप के, इसमें बोरोन फैमिली रहती है इम्प्योरिटीज़ में। ठीक है, और होल्स होते हैं इसमें मेजोरिटी कैरियर, और नेगेटिव इमोबाइल चार्ज होता है। ठीक है, दोनों ही कंडक्टर हो, क्या वो एन टाइप हो या पी टाइप हो, दोनों पर अगर नेट चार्ज पूछा जाए तो उसको ज़ीरो कर देना, ये आपको याद रखना है। ऐसा मत कर देना कि भाई इसमें पॉजिटिव मोबाइल चार्ज होता है उसे पॉजिटिव कर दो, या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर तो उसे पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, न्यूट्रल ही होते हैं दोनों। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज आ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी को काट देता है, इसलिए नेट चार्ज दोनों पर ज़ीरो होता है। और एक ये इलेक्ट्रॉन, ये नेट चार्ज डेंसिटी कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की नहीं, नेट चार्ज डेंसिटी का स्क्वायर होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू होल की डेंसिटी। यार ये एक इक्वेशन है, कभी कभार काम आ जाती है, इसमें एनसीईआरटी में एक आध क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो इसे याद रखना। कोई भी आपके पास नेट मोबाइल चार्ज होंगे उनका स्क्वायर कर देना, वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज डेंसिटी इंटू होल्स की चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, अरे कुछ नहीं, नंबर ही समझ लो आप इसे, मतलब नेट मोबाइल चार्ज के नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन के नंबर का स्क्वायर और होल के सॉरी इलेक्ट्रॉन इंटू होल, ये आएगा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी एक फैंसी टर्म है, इसे आप नंबर ही समझ लेना। तो आगे बढ़ते हैं, पी एन जंक्शन डायोड, ये क्या होता है, कोई भी अगर हमने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दिया तो वो डायोड बन जाता है। तो ट्रायोड क्या होता है, वैसे ट्रायोड यही होता है ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ट्रायोड्स मैंने इसके ब्रैकेट में लिख भी रखा है। तो पी एन जंक्शन डायोड पर
अभी हम बात करते हैं। तो देखो यार, एक तरफ हमने पी लगा दिया, एक तरफ हमने एन लगा दिया। एन टाइप जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, ठीक है। और पी के पास क्या होता है, होल एक्सेस में होते हैं। तो जो होल्स होते हैं वो एक इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करे जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो होते ही नेगेटिव है। जब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। किसका होगा, इन दोनों चार्जेस का। पी में होल्स और एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन। सो दोनों एक दूसरे के तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या, एज अ रिजल्ट एन में होल्स पैदा हो जाएंगे और पी में एक तरह से आप कहो कि इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और पी के जो होल्स हैं वो एन में चले गए। तो एक तरह से चार्जेस का डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन हो जाएगा तो एक तरह से हम इसे फिर डिफ्यूजन करंट भी कह सकते हैं। जो नेगेटिव चार्ज होंगे यहाँ के एन के, वो इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, ये होल लग रहा है शक्ल से, ऐसे कर देता हूँ। जो नेगेटिव चार्ज होगा एन का वो पी की तरफ चला जाएगा ऐसे। और हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन के अपोजिट को हम करंट कहते हैं। तो इसको हम बोल देंगे, इस तरफ एक करंट डेवलप हुआ है, इसे हम ऐसे थ्योरेटिकली बोल देते हैं। यहाँ पर एक करंट डेवलप हुआ, उसको हम बोल देते हैं डिफ्यूजन करंट, क्योंकि ये डिफ्यूजन हो रहा है चार्जेस का। जो चार्जेस के डिफ्यूजन की वजह से करंट उत्पन्न होता है उसको हम बोल देते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। लेकिन इन सब को करने के चक्कर में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है चार्जेस का। यहाँ पर पॉजिटिव हो रहे हैं धीरे धीरे करके, ये साइड, ये वाली साइड पॉजिटिव हो रही है, ये वाली साइड नेगेटिव हो रही है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा तो ये चाहेगा कि पॉजिटिव चार्ज जाए इस तरफ और नेगेटिव चार्ज जाए इस तरफ। तो एक तरफ से हम पहले तो इनको भेज दिए इस साइड पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव की तरफ, लेकिन अब ये वापस से पॉजिटिव चार्ज जाना चाहेगा उसी तरफ। क्यों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है डेवलप, और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जाए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक नेगेटिव करंट, जो कि नेगेटिव किसके, डिफ्यूजन करंट के उत्पन्न होगा, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। यहाँ पर ड्रिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, ये डिप्लीशन रीजन क्या होता है। डिप्लीशन रीजन वही होता है जहाँ पर हम मोबाइल चार्जेस ख़त्म मानते हैं। उस वाले रीजन में हम मोबाइल चार्ज मानते ही नहीं है, क्योंकि ये तो इस तरफ ही आ गए, ये वाले जो चार्ज हैं ये वाले इस तरफ आ गए, तो ये अब एक तरह से इमोबाइल हो गए। तो यहाँ पर इमोबाइल चार्जेस रहते हैं। डिप्लीशन रीजन वो रीजन होता है जहाँ पर पीएन जंक्शन के इमोबाइल चार्जेस रहते हैं। अब बात करते हैं हम कि आखिर ये बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। तो पोटेंशियल बैरियर वो होता है जहाँ पर पोटेंशियल बैरियर वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस होता है। इसके अक्रॉस जो भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है। ये सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है, कभी कभार काम आ जाती है, इसलिए आप याद रखिएगा। पीएन जंक्शन का सिंबल क्या होता है, ये इसका सिंबल होता है। इसको मैंने याद कैसे करा था, इस वाले सिंबल को, कि मुझे कभी काफ़ी बार कन्फ्यूज़न होता था कि यार ये कौन सी साइड तो इसकी पी है, कौन सी साइड इसकी एन है। तो यार मैं पी को ऐसे लिखते हैं हम, तो पी को ऐसे ना लिखकर हम पी को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो साइड होती है ना, इसको मैं एक्सटेंड करके देख रहा यार, ये तो पी जैसी लग रही है, तो ये वाली साइड तो पी को डिनोट करती है, ठीक है। जो दूसरी बची ये डंडे वाली, ये एन को डिनोट करेगी। तो ये बहुत ही काम की ट्रिक होती है। तो अगर पी वाला पॉजिटिव के कनेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, और नेगेटिव के एन कनेक्ट होता है तो भी वो फॉरवर्ड बायस। और अगर यही चीज़ उल्टी हो जाए कि ये वाली तो नेगेटिव के कनेक्ट हो जाए और ये एन वाली साइड हो जाए पॉजिटिव के कनेक्ट, तो ये हो जाता है हमारे पास रिवर्स बायस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो आपको बता रहा हूँ ना, ये पी और एन का डिफ्रेंशिएट करने का ये ट्रिक, ये भी बहुत काम की ट्रिक है, ठीक है। ये वाला पी होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस की। फॉरवर्ड बायस जो होता है वो, इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं अच्छे अच्छे काम के, वो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दिए। फॉरवर्ड बायस जो होता है वो डिप्लीशन रीजन को डिक्रीज़ कर देता है। अगर कुछ चीज़ फॉरवर्ड, अगर मैं इसे यहाँ पर बैटरी के कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पर पॉजिटिव लगा दूँ या नेगेटिव लगा दूँ, तो ये डिप्लीशन रीजन क्या श्रिंक हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा साइज़ में, ठीक है। अब हम आते हैं, फॉरवर्ड बायस एक तरह से प्लेन वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो यहाँ पर अगर हम आइडियल केस लें कि अगर सेमीकंडक्टर खुद कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहा,
तो उस केस में हम प्लेन वायर कंसीडर कर सकते हैं फॉरवर्ड बायस को। ठीक है, आप इसे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करोगे जब आपके पास सर्किट वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ढंग से पढ़कर आए हो सेमीकंडक्टर तो आपको पता है मैं किस चीज़ के बारे में कह रहा हूँ। इसका एक क्वेश्चन भी आ चुका है मेरे हिसाब से 2021 वाली नहीं 22 वाली नीट में, 22 वाली नीट में इसका एक क्वेश्चन भी था। इसमें हमें बताना था कि इन दोनों में से सेम क्या, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ड्यू टू फॉरवर्ड बायस वाले पॉइंट की। अगर हम फॉरवर्ड बायस लगाएंगे, अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव बैटरी लगा देंगे पी वाली तरफ, यहाँ पर नेगेटिव एक बैटरी लगा देंगे, तो ये रिकॉम्बिनेशन को प्रमोट करेगा। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा आएंगे, यहाँ पर होल्स में बैठ जाएंगे। इससे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन, यही चीज़ तो रिकॉम्बिनेशन होती है, तो इसको ये प्रमोट करेगा। और ये वाला पॉइंट ही हमारा एलईडी में काम आता है। अगर आपको याद हो, अगर आपने ढंग से पढ़ रखा होगा आपको बिल्कुल याद आएगा। यही वाला पॉइंट हमारे पास एलईडी में काम का होता है। इसकी वजह से ही हम एलईडी का एप्लीकेशन, यही रीज़न होता है एलईडी का एप्लीकेशन का। ठीक है, फॉरवर्ड बायस वाले, तो तभी हम आगे नीचे देखेंगे भी कि एलईडी में फॉरवर्ड बायस का ग्राफ यूज़ होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस का हमने ये वाला पॉइंट भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं रिवर्स बायस में। देखो रिवर्स बायस में हम डायग्राम भी देख सकते हैं कि इस तरफ तो हम देखो नेगेटिव चार्ज लगा रखा है हमने, नेगेटिव टर्मिनल लगा रखा है बैटरी का पी वाली साइड में, और एन वाली तरफ हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगा रखा है बैटरी का। तो इसके पॉइंट्स पढ़ लिए हमने। ये पहला पॉइंट है, रिवर्स बायस डिप्लीशन रीजन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल बैरियर होगा ना वो इंक्रीज़ होगा ड्यू टू रिवर्स बायस। पॉजिटिव मैंने अगर रिवर्स बायस को कभी कुछ और बोल दिया तो मुझे माफ़ करना, रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस जो बैरियर होता है उसको ये बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, इस ट्रिक से आप समझ सकते हो उसको। ठीक है, ये एक ट्रिक है, कोई असलियत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक याद करने में हेल्प मिलेगी, समझने में हेल्प मिलेगी। ये रिवर्स बायस में मैंने लगा रखा है, बिल्कुल ठीक सही बात है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी इस तरफ है, तो ये कंबाइनली ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये बढ़ा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल। नेगेटिव होता है असली में, लेकिन नेगेटिव आप साइन को निगलेक्ट करो। तो इस तरह से इनकी जो डिस्टेंस है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच का, वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो हमारे पास ये पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को बढ़ाएगा। ये कौन सी चीज़, रिवर्स बायस। अब बात करते हैं हम रिवर्स बायस। हम एक ओपन वायर की तरह कंसीडर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रिवर्स बायस को हम बिल्कुल ओपन वायर की तरह कंसीडर कर सकते हैं अगर हम आइडियल केस माने तो। ये जाने देगा ही नहीं करंट। ठीक है, कुछ भी चार्ज उस तरफ जाने ही नहीं देगा अपनी साइड, अगर हमने रिवर्स बायस में लगाया है तो। और आइडियल केस की बात करें, अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ के। तो ये आखिरी फाइनल पार्ट है इस चीज़ का, सेमीकंडक्टर का। एलईडी का फॉरवर्ड बायस का ग्राफ होता है, और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि यहाँ पर कलर दे देते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, कलर ना दे तो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट इनमें से कौन कौन सी है। तो आप याद रखना यार कि जो ऊपर वाली तरफ होती है ना, ये तो रेड होती है, यहाँ पर वायलेट होती है। अगर यहाँ पर इंफ्रारेड रेड लिख दें, यहाँ पर यूवी लिख दें तो भी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इंफ्रारेड लिख दें और यहाँ पर रेड लिख दें तो भी। तो आपको याद रखना है रेंज याद रखनी है कि इस तरफ तो होगी हमारे पास हायर वेवलेंथ, इस तरफ होगी हमारे पास हायर वेवलेंथ, और इस तरफ की जो भी होंगी हमारे पास लोअर वेवलेंथ वाली लाइट्स होंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप ये तो याद रह जाता है बच्चों को कि भाई ठीक है एलईडी है तो ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ होगा, पर आपको कलर भी याद रखने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के ग्राफ है ना। नी वोल्टेज आपको ये तो पता ही है, तो बहुत कॉमन ग्राफ होता है, ये रिवर्स बायस का ब्रेकडाउन कंडीशन है। अब आ जाते हैं हम फोटो सेल वाले ग्राफ पर। फोटो सेल वाले ग्राफ क्या होता है, ये हमारे पास रिवर्स बायस में काम करता है। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ ग्राफ पर, जीना डायोड के ग्राफ पर। वो हमारे पास रिवर्स बायस ब्रेकडाउन में काम करता है। सोलर सेल में कोई भी बायस नहीं लगता। तो ये इसी पोर्शन है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा ग्राफ, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन से कंडीशन में काम करता है। जैसे एलईडी फॉरवर्ड में काम करता है ना, जीना डायोड रिवर्स बायस ब्रेकडाउन में काम करता है ना, फोटो सेल रिवर्स बायस में काम करता है, सोलर सेल कोई बायस में ही काम नहीं करता। तो फाइनली हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में।
और ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा इसलिए आपको लग रहा होगा कि भाई 30 मिनट लग गए इस चैप्टर में। ये अगर आप खुद एक बार पढ़कर ढंग से एक बार आप पढ़ चुके होंगे सेमीकंडक्टर, उसके बाद आप इसे देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो हमने चुटकियों में बजाकर ये कंप्लीट कर लिया सेमीकंडक्टर का पूरा रिवीजन। तो आई होप कि आप इसे यूज़फुल समझें, आपको ये बहुत कारगर सिद्ध हो ये चीज़। तो ठीक है, तो मैं आपको बेस्ट विशेस कहता हूँ और बाय बाय।